नमो नमः। पठत संस्कृतम जयत संस्कृतम वदत संस्कृतम। चलिए मित्रों, हम लोग आज संधि के अंतर्गत गुण संधि पढ़ रहे थे। संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका की डॉक्टर बाबूराम सक्सेना कृत पुस्तक, जो कि आपके टीजीटी पाठ्यक्रम में है। तो कल कुछ अब हम नियमातिरेकों को देख रहे हैं जो अपवादों के श्रेणी में आते हैं कि गुण होते हुए भी उनको वृद्धि एकादेश क्यों हो रहा है। कुछ कारण जो थे, ऐसे सूत्र, ऐसे वार्तिक का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तो उसके अंतर्गत गुण संधि में ही जो कुछ अभी अवशेष था उसको हम लोग देख लेते हैं। तो कल जहाँ तक हुआ था, कल आपका हुआ था स्वधनिरह, स्वैरह, स्वैरिणी, स्वैरम और स्वैरी। इस प्रकार से एक ऐसे एक को ऐ कर दिया गया, किस सूत्र से कर दिया गया, किस वार्तिक से किया गया। इस प्रकार के सारे वार्तिकों और सूत्रों पे देखे। जो अवशेष बचा है थोड़े से है, आइए जल्दी से हम लोग इसको देख लेते हैं। इसके बाद हम वृद्धि संधि पे आ जाते हैं। तो जो अवशेष था ये नेक्स्ट है गुण संधि के अंतर्गत। एक तरह से एक अपवाद के रूप में ये वार्तिक आया हुआ है कि इसका नाम है, आप लोग नोट करते चले। थोड़ा सा मैं नोट इसलिए कर दिया हूँ कि समय की बचत हो सके। पता चला हम लिखते रहते हैं तो कुछ जो बड़ी चीज़ें हैं उनको लिख दिया हूँ, बाकी चीज़ों को तो आप देख लेंगे। प्रादु हो ढो ढे फई सेफ वार्तिक क्या है? प्रादु हो ढो ढे फई सेफु। प्रादु हो ढे, देखिए यहाँ से पहले देखिए, प्रादु हो ढो ढई फई सेफु, ये वार्तिक है। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे ये वार्तिक आ जाएगा तो ये वार्तिक का काम क्या है, सामने लिखा हुआ है कि जब प्रा के बाद ऊह, ऊढ़, ऊढ़, एफ, ऐसे आते हैं। हाँ, तो क्या हो जाता है, तो दोनों के स्थान पर संधि अक्षर गुण संधि न होकर वृद्धि एकादेश हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जब प्रा के बाद, कहीं जब आप अभी उदाहरण देंगे तब देख लेंगे कि जब प्रा के बाद ऊह शब्द होगा या ऊढ़ शब्द होगा या ऊढ़ शब्द, एफ शब्द, ऐस शब्द आते हैं तो दोनों के स्थान पे ये अर्थात प्रा के अवर्ग के और ऊह के स्थान पर संधि अक्षर अर्थात ऊ के स्थान पर, जैसे ऊ है ए आ है तो ओ हो जाना चाहिए, गुण होना चाहिए, लेकिन गुण नहीं होकर के अ हो जाते हैं। अर्थात संधि अक्षर गुण संधि न हो करके क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। अब हम लोग उदाहरण देखते हैं तो उदाहरण से समझ पाते हैं। जो लोग इस पुरानी कक्षा को नहीं देखे होंगे वो संस्कृत सेवा 9 के चैनल पे जा कर के पुरानी क्लास को देख लें। मैं क्रमबद्ध तरीके से चला रहा हूँ कक्षा को। आप लोग एक दूसरे की, जैसे इसके पूर्व की कक्षा को देखे रहेंगे तो अगली कक्षा इस कक्षा को समझ में अच्छे से आ जाएगी। तो आगे देखते हैं एग्जाम्पल। तो प्रादु हो ढो ढई फई सेफ वार्तिक से प्रा के बाद जब ऊह, ऊढ़, ऊढ़, एफ ऐसे आते हैं तो दोनों के स्थान पर गुण न होकर के वृद्ध हो जाता है। जैसे आप लोग देखिए एग्जाम्पल है कि प्राधन ऊहा, क्या है, एक प्राधन ऊहा। यहाँ पे आपको प्राप्त क्या है, प्राप्त तो आपको प्रा में आ है, फिर आ के बाद ऊ मिल रहा था तो यहाँ तो बनना क्या चाहिए था, ओ बनना चाहिए था। लेकिन अपवाद ये सूत्र कहता है कि जब प्रा का आ होगा तो ऊ को ओ न हो करके आधन ऊ बराबर ओ न होकर क्या हो जाएगा, आ धन ऊ बराबर आओ आदेश हो जाता है। ठीक है, तो जब
आ धन ऊ को औ हो जाएगा तो ये रूप क्या बन जाएगा, प्रा में औ लग गया, प्रौहा। समझ में आ गया होगा कि गुण प्राप्त था, लेकिन ये कहते हैं कि जब प्रा के बाद ऊह ऊढ़ ऊढ़ एफ आइफ आते हैं तो दोनों के स्थान पर था प्रा के आ और ऊ, ये दोनों के स्थान पर ओ ना हो करके क्या हो जाए, औ हो जाए। तो औ हो करके रूप बन गया प्रौह। ये रूप औ जब हो गया तो क्या बन गया आपका ये रूप, प्रौह। समझ में आ रहा है। तो यहाँ भी उत्कृष्ट तर्क, प्रौह मतलब होता है उत्कृष्ट तर्क, प्रौह माने उत्कृष्ट तर्क। नेक्स्ट जो उदाहरण है प्रौढ़, अर्थात प्राधन ऊढ़। अब देखिए यहाँ भी प्र में आ है, फिर ऊ प्राप्त है, फिर ओ गुण प्राप्त हुआ, लेकिन क्या हो गया, ओ को औ प्रादु हो ढो ढई सई से सुवार्तिक से औ आदेश होकर के रूप बन गया प्रौढ़। क्या रूप बना, प्रौढ़। प्रौढ़ माने क्या होता है, बढ़ा हुआ। प्रौढ़ माने बढ़ा हुआ। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट उदाहरण है प्रधन ऊढ़ी। प्रधन ऊढ़ी, ऊढ़ी यहाँ भी क्या था, हमको आ प्लस ऊ बराबर ओ प्राप्त था, लेकिन ओ की जगह इस सूत्र से औ हो करके रूप बन गया हमारा प्रौढ़ी। प्रौढ़ी ये तीसरा है। अब चौथा क्या है, चौथा उदाहरण है प्राधन एसह। अच्छा, प्रौढ़ी मतलब प्रौढ़ता, प्रौढ़ी प्रौढ़ प्रौढ़ता रहा है। ठीक, चौथा है प्राधन एस्यः। प्राधन एसह, प्राधन एसह, यहाँ पर भी आपको आ के बाद ए मिल रहा था ना। जब ए मिल रहा था तो बना क्या, ए गुण प्राप्त था, लेकिन इसका न होकर के आपको वृद्धि एकादेश होकर क्या बन गया, प्रैसह। पांचवा क्या है, पांचवें नंबर पे है प्राधन एस्यः। प्राधन एस्यः, यहाँ पर भी आ के बाद ए बराबर ए प्राप्त था, लेकिन हो क्या गया, आय हो करके वृद्धि हो करके रूप बन जाता है प्रैस्यः। प्रैस्यः माने होता है प्रैसः, प्रैस्यः, प्रैसा माने प्रेरणा, प्रैसः माने, प्रैसा मतलब होता है प्रेरणा, और प्रैस्यः मतलब होता है नौकर। 3 4 5 आप देख चुके हैं। और जो पहला दूसरा क्या था, पहला था प्रौढ़ और दूसरा क्या था, प्रौढ़ा था, प्रौढ़। इस प्रकार से आपको देखने को मिला कि जो प्रथम 3 उदाहरण है उसमें आद गुणा से गुण ना हो करके क्या हो गया, प्रादु हो ढो ढेय से सुआर्तिक से वृद्धि एकादेश हो गया। इसमें होना क्या चाहिए था, इसमें गुण होना था, इसमें गुण होना था, और तीसरे में भी क्या होना था, गुण होना था,
ये पूछ सकता है कि किस संधि को बाध करके ये सूत्र आया है, तो आपको बताना पड़ेगा कि गुण को बाध करके ये आया है। अच्छा, और जो चौथा और पांचवा उदाहरण है, इसमें कौन संधि प्राप्त थी? पर रूप संधि प्राप्त थी। ये किसको बाध करके आया है? पर रूप। आई जो प्राप्त हुआ है, तो एंग पर रूपम से पर रूप संधि, पर रूप को बाध कर वृद्धि। अगर यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि परीक्षा में कौन संधि प्राप्त थी, तो पर रूप संधि प्राप्त थी एंग पर रूपम से, परंतु प्रादुहो ढोढ्य से शेषु इस वार्तिक से वृद्धि हो गया। और यहाँ भी पांचवें उदाहरण में प्राधान्य जो है, यहाँ भी आपको पर रूपम एंग पर रूपम से, एंग पर रूपम सूत्र से पर रूप प्राप्त था, परंतु इसको बाध करके वृद्धि आदेश हो गया, आदेश हुआ। तो वृद्धि आदेश किस सूत्र से होता है, ये बात आपको जानने की है। तो यहाँ आपको बताना पड़ेगा कि वृद्धि आदेश हमको प्रादुहो ढोढ्य शेषु वार्तिक से होता है। तो अब प्रथम तीन में प्रौढ़ा, प्रौढ़ा और प्रौढ़ी, ये तीन उदाहरण आप अच्छे से ध्यान से देख लें कि इनमें किसका कौन संधि प्राप्त था? प्रौढ़ी में गुण प्राप्त थी, प्रौढ़ा में गुण प्राप्त था, प्रौढ़ा में गुण प्राप्त था, लेकिन ये बाध करके क्या हुआ? वृद्धि हुई। प्रैसा में क्या प्राप्त था? एंग पर रूपम से पर रूप प्राप्त था, लेकिन बाध करके क्या हो गया? वृद्धि। प्रैस्या में क्या प्राप्त था? एंग पर रूपम से पर रूप, लेकिन क्या हो गया? इस वार्तिक से वृद्धि आदेश हो गया। इस प्रकार से इन सभी उदाहरणों को आप लोग अच्छे से ध्यान दे लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है, पूछा जाने वाला है। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं दूसरा कोई जो नेक्स्ट है, क्योंकि जो सामान्य नियम वाले सूत्र थे उनको हम पहले ही करा चुके हैं। अब ये अपवाद वाले कुछ ऐसे ही सूत्र हैं या वार्तिक हैं जिसके द्वारा कहीं विकल्प से कुछ होता है या पूर्व रूप ही ऐसे रह जाता है, प्रकृत रूप ही रह जाता है, प्रागवत रह जाता है, ऐसे अपवादों को हम हल करा रहे हैं। तो नेक्स्ट सूत्र जो हमारा आता है इस पुस्तक से, तो उपसर्गादृति धातु आता है। ये है आपका उपसर्गादृति धातु, छठवें अध्याय के और ठीक ये अष्टाध्यायी के छठवें अध्याय के प्रथम पाद के 9वां सूक्त है। ये लिखा हुआ है उपसर्गादृति धातु। अब इसकी वृत्ति क्या है? वृत्ति देख लीजिए। जो वृत्ति है, अवर्लांताद उपसर्गात ऋकारादौ धातु परे वृद्धि रेकादेशः स्यात्। वृत्ति ध्यान से देखिएगा, इसी वृत्ति में इसका अर्थ छिपा हुआ है। अब नेक्स्ट सूत्र जो आप देखने जा रहे हैं इसको देखिए, कहते हैं कि अवर्लांतात, अर्थात अवर्लांत उपसर्गात ऋकारादौ धातु परे, ऋकारादौ धातु परे वृद्धि रेकादेशः स्यात्, वृद्धि आदेश हो जाएगा। इनका कहने का तात्पर्य ये है कि अवर्लांत उपसर्ग से, अवर्लांत उपसर्ग से ऋकारादि धातु परे हो तो पूर्व और पर दोनों के स्थान में वृद्धि एकादेश हो जाता है। क्या? उपसर्गादृति धातु, यह सूत्र है। ये कहता है कि अवर्लांत उपसर्ग के बाद, अवर्लांत उपसर्ग के बाद यदि रि कारादि धातु परे हो, किसके परे हो? अवर्लांत उपसर्ग के बाद ऋकारादि धातु परे हो तो
पूर्व और पर के स्थान में वृद्धि एकादेश हो जाएगी। आप गुण संधि पढ़ रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए भी ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो हम उदाहरण इसका देते हैं कि अवर्णांताद उपसर्गात, अवर्ण उपसर्ग अंत में हो किसी पद के और उसके बाद वाला पद जो हो वो ऋकारादि धातु हो तो वहाँ पे गुण न प्राप्त होकर के वृद्धि एकादेश होता है। किस सूत्र से? उपसर्गादृति धातु। तो ये सूत्र कहता है उपसर्गादृति धातु। क्या कहता है? जैसे आपके सामने उदाहरण आता है, एक उदाहरण है, प्रारिच्छति, प्राधान रिच्छति। क्या है? प्राधान रिच्छति। अब प्रा उपसर्ग है, प्रा परा परा ये सब क्या है? उपसर्ग है। तो यहाँ प्रा में अवर्णांत क्या है? उपसर्ग है। तो इस प्रा के आ और उसके बाद रिच्छत की रिज धातु थी रिच्छति। तो कहने का तात्पर्य था कि होना क्या चाहिए था यहाँ पे? सही पूछिए तो गुण होता तो अर हो जाता ना, लेकिन क्या हो गया? अवर्णांत के परे री धातु है, यही बात थी। अवर्णांत उपसर्ग से परे, प्रा क्या था? ये उपसर्ग था। तो इस अवर्णांत उपसर्ग से परे ऋकारादि धातु है रिच्छति, री था रिच्छति, री था। तो री के जगह पे के दोनों के जगह पे क्या हो जाएगा? अर न हो करके आर हो जाएगा, अर्थात अर के जगह पे आर हो जाएगा। किस सूत्र से? उपसर्गादृति धातु। इस सूत्र के बल पे जब आर हो जाएगा तो ये क्या हो गया? आर हो गया। अब आप देख रहे हैं प्रा में आ की मात्रा, ये जो रा है, रा ऊपर चला जाता है ना, तो प्रार्छति, जो रूप बना वो बना प्रार्छति। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम पे। मैं तो इसको अवश्य आप लोग ध्यान दे करके पढ़िएगा। एक और है उपरिच्छति, उपरिच्छति, इसको भी देख लीजिए। उप भी उपसर्ग है, फिर रिच्छति, यहाँ भी उपसर्ग का ये अवर्ण था, यहाँ रिच्छति, धातु का री था, तो यहाँ भी अर को आर आदेश उपसर्गादृति धातु से, उपसर्गादृति कहता है कि अवर्णांत उपसर्ग से यदि धातु का री परे हो तो उसका वृद्धि एकादेश कर देते हैं। तो आर कर दिए तो एक रूप बन गया उप। देखिए आर, इस तरह ये रूप बना देते हैं। अब इनको हम अंझीनम परेल संयोजन से यदि मिला देते हैं तो ये बन जाता, क्षमता में यहाँ ऊ है, नहीं ये ऊ है, तो ये रूप बन जाएगा आपका ऊ पार छति। ये देखिए ये बना ना उपार छति, उपार छति रूप बन जाता है। उपार छति जैसे प्रार्छति वैसे उपार छति रूप बन जाएगा। चलिए, लेकिन एक बात इसमें और ध्यान देने की बात है कि अगर कहीं नाम धातु हो, जो ये रिच्छत री धातु है, अगर ये नाम धातु आ जाता है तो वहाँ पे आर नहीं होगा। ये भी देख